Welcome to Edubom India. Here you are watching physics lecture with Himanshu Thaplial, and today's topic is question based on Coulomb's law. This is the lecture 2. So the question is given, find the net force on A, triangles are equilateral. A पे आपको नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है. तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो आपको गिवन है, यहाँ पे दिया है ए पे जो चार्ज हमने पुट किया है दैट इज -q कूलम, बी पे कितना +q कूलम और सी पे है +q कूलम. तो यहाँ पे हो रहा है क्या, जो ए पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स बी. वाई टुवर्ड्स बी? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो सेम वे जो ये पॉइंट सी पे जो चार्ज है +q, ये भी जो ए पे चार्ज है -q, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक जो एंगल बनेगा यहाँ पे ए बी सी ये कितने 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के यहाँ पे गिवन है. नाउ द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज गिवन बाय फॉर्मूला के Q1 × Q2 अपॉन r², कूलम्स लॉ. तो यहाँ पे जो फोर्स आया है ए पे ड्यू टू बी दैट इज Q² डिवाइडेड बाय A², मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है. लेट सपोज लो आप ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी साइड A है, तो कितना जाएगा KQ² डिवाइडेड बाई A². नाउ A पे फोर्स ऑन ड्यू टू C, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज गिवन बाई KQ² डिवाइडेड बाई A². तो ये दोनों वैल्यूओं की ये दोनों F जो A पे जो फोर्स आया ड्यू टू B और ड्यू टू C बोथ आर इक्वल. तो हम इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं, यह किसके बराबर है, F के बराबर है. ये भी F के बराबर है और जो ये वाला फोर्स है इसे भी हमने कितना एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे इसे भी हमने एज्यूम कर लिया है, दिस इज इक्वल्स टू F. तो ये दोनों फोर्स हमने F के बराबर एज्यूम कर लिए. अब नेट फोर्स हमें A पे कैलकुलेट करना है. तो अब नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ये डिफरेंट है, मतलब ये डायरेक्शन दिया आपको डिफरेंट. ये देखो ये डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री. तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीचों बीच आता है, यानी कि बिल्कुल मिडिल में आएगा. दैट मीन्स 30 डिग्री फ्रॉम दिस साइड एंड 30 डिग्री फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 30 डिग्री यहाँ से आएगा, तो एफ रिजल्टेंट ये हो जाएगा. तो एफ आर कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो हमने कोसाइन रूल पढ़ा था मैथ्स में, तो वो कोसाइन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. तो कोसाइन रूल यहाँ पे क्या कहता है, आपको नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे अगर कभी भी नेट रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे दिया है, लेट्स सपोज ये F1 है ये F2 है और इनके बीच का एंगल थीटा है. तो जो नेट रिजल्टेंट जो F आएगा, जो नेट रिजल्टेंट FR आता है वो होता है FR इज इक्वल्स टू √of F1² प्लस F2² प्लस F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा, दिस इज द F रिजल्टेंट. तो हियर F रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे. F1 और F2 यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या गिवन है आपको, F गिवन है. तो जो नेट रिजल्टेंट हमारा आया, हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो F रिजल्टेंट है यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना हो गया, वो F ले लिया हमने यहाँ पे. तो ये F², दिस इज F² प्लस 2 टाइम्स F², यानी कि जो एंगल बीच में 60 डिग्री है, तो cos 60. तो cos 60 दैट इज 1/2. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F² प्लस 2F² cos 60 दैट इज 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि दिस इज 3F² √3F². तो दिस इज द वैल्यू √3F. तो F रिजल्टेंट आ गया इतना. तो F रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है आपकी √3F. तो अब F का वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे. F का वैल्यू क्या है, KQ² अपॉन A². तो F रिजल्टेंट हो जाएगा √3KQ² डिवाइडेड बाई A². और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली 30 डिग्री फ्रॉम द AB. ये 30 डिग्री फ्रॉम द AB.
यदि दो फोर्स इक्वल होते हैं जो रिजल्टेंट आता है उनके बीच से जाता है, बिल्कुल जो उनका बाइसेक्टर वाली लाइन होती है उससे पास होता है। तो 30 डिग्री फ्रॉम ए बी, तब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, जब फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड। नाउ अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे 3 चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे पूछा है ए पे नेट फोर्स कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम इस सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमें यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सेकेंड वाले में नेट चार्ज कितना आएगा। तो इन द सेकंड केस हमें ए पे कैलकुलेट करना है। अब बताओ मुझे बी के वजह से जो ए पे फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट वाज अवे फ्रॉम द ए। ठीक है, और किस लाइन के अलाउंग होगा, बी ए लाइन के अलाउंग होगा। सेम वे सी से जो ए पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिजल्टेंट। तो सी के वजह से जो ए पे फोर्स लगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, इसे मान लिया एफ, और ये बी के वजह से जो ए पे फोर्स लगा है इसे भी हमने कितना एज्यूम कर लिया है, एफ एज्यूम कर लिया है। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा एफ आर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज अ 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना है, 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो नेट रिजल्टेंट अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एफ ए टू सी, ए पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सी दैट इज आल्सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो द एफ रिजल्टेंट एफ आर जो ये आएगा, ये कितना आ जाएगा, एफ आर ये सेम आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मान लिया मैंने एफ, क्योंकि सेम वैल्यू है, इसे भी मान लिया मैंने एफ। तो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ स्क्वायर, एफ इंटू एफ ना, एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रॉस 60 डिग्री। क्रॉस 60 कितना हो जाता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √3 एफ। और एफ की वैल्यू हम कितनी प्लग इन कर लेंगे, यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू प्लग इन कर ली है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसी पे बेस्ड हम कुछ फर्दर क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको अगर बाई चांस यहाँ पे ट्रायंगल ना देके स्क्वायर दे दिया, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर ले लो यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वायर, और इसने पूछा है इस पे कितना फोर्स लगेगा, किस वाले पे, इस वाले ए पे, पॉइंट ए बी सी डी यहाँ पे आपको गिवन है। इसने कहा कि इसके सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा। यदि ए पे चार्ज यहाँ पे दिया है प्लस क्यू, बी पे जो फोर्स दिया है यहाँ पे भी चार्ज दिया है प्लस क्यू, सी पे जो चार्ज गिवन है दैट इज प्लस क्यू, और डी पे भी जो चार्ज गिवन है वो भी आपका प्लस क्यू है। अब उसने यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, तो यहाँ पे नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप मुझे बताओ, लेट सपोज ये मान लो ये स्क्वायर है, इसका साइड कितना गिवन है, ए गिवन है, तो सेंटर पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। तो बी के वजह से जो यहाँ पे लगेगा क्यू पे जो फोर्स, उसका डायरेक्शन देखो, उसका डायरेक्शन किस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्स करेगा ना इसे, तो इसलिए डायरेक्शन हो गया इधर। डी के वजह से जो इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स बी की ओर। अब ए की वजह से जो क्यू पे फोर्स लगा है उसका डायरेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स सी की ओर, और जो सी की वजह से क्यू पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स ए की ओर। तो नेट फोर्स ऑन द क्यू क्या आ जाएगा। तो अगर आप रिजल्टेंट निकालने की सोचो तो बी के वजह से जो क्यू पे लगा है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, इस तरफ है, और जो डी के वजह से क्यू पे फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों फोर्स क्या आएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएंगे, देखो क्योंकि यहाँ पे क्यू है, और जो डायरेक्शन यहाँ से इस सेंटर की यहाँ डी से होगी। ठीक है, तो ये सेंटर की जो डी से डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन बी की क्यू से भी होगी। तो डायरेक्शन क्या है, बराबर है, और क्या है, नेट जो चार्ज है वो भी क्या है, इक्वल है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर लेगा, सेम विद दिस वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है। तो जो नेट फोर्स आता है क्यू पे वो कितना आ जाएगा आपका,
जीरो आ जाएगा, वो जो नेट फोर्स होगा क्यू पे वो कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन हट करते हैं। यहाँ पे गिवन है आपको कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू प्लस √2 माइक्रोकूलम यहाँ पे दिया है। क्यू की वैल्यू दी है √2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो हमने 2 अपोजिट कॉर्नर में उन्हें प्लस पुट कर लिया यहाँ पे, क्यू को यहाँ पे, क्यू को यहाँ पे, ठीक है, √2 माइक्रोकूलम एंड 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। और 2 और चार्ज लिए हमने स्मॉल क्यू, उन्हें हमने अदर 2 कॉर्नर पे पुट कर दिया है। What must be the value of Q? इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए so that the resultant force on the Q is 0, ताकि Q पे जो रिजल्टेंट फोर्स आए वो 0 आ जाए, यानी कि जो नेट फोर्स आए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब यहाँ पे देखो, इसे समझने से पहले देखो ये जो एक Q है, ये बताना, ये जो इस पर फोर्स लगाया है, इस पर जो फोर्स यहाँ से हमने इस पर लगाया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये जो वाला फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला, क्योंकि Q इस Q को रिपेल करेगा। ओके, अब ये वाला जो Q है, ये इस Q को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। क्योंकि अट्रैक्ट क्यों करना चाहिए, अभी देखो, इसने इसे अगर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसे अट्रैक्ट करता है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ये हो जाएगा। सो दैट, तो जितना फोर्स ये ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है, उतना ही फोर्स अगर नीचे की ओर अप्लाई हो तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्यू पे 0 हो जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसे पॉइंट को मान लिया आपने, इस पॉइंट को मान लिया बी, इस पॉइंट को मान लिया सी, इसे मान लिया डी। तो मान लो जो क्यू है वो ए पे जो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी वो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अभी कितना हो जाएगा, देखो ये है 8 स्क्वायर, तो जो इसके डायगोनल की लेंथ होती है वो आप पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लो। ये भी साइड क्या है, ए है, ये a√2 आ जाएगी, तो a√2, तो उसका स्क्वायर नीचे r स्क्वायर होता है ना, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है √2a, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। चलो ठीक है, ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये है एफ ए सी, मतलब जो ए पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू सी। अब यहाँ पे मैंने कहा डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउनवर्ड होनी चाहिए। डाउनवर्ड क्यों होनी चाहिए, अगर बाई चांस ये डाउनवर्ड नहीं होगा, ये वाला फुल डाउनवर्ड नहीं होगा, ये डाउनवर्ड नहीं होगा, तो नेट रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, ठीक है, नेट रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता इस पे, इस ए पे। तो हमने इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका डायरेक्शन हमने टुवर्ड्स डाउनवर्ड माना है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है जिस पे ए पे, तो ड्यू टू डी, तो एफ ए डी कितना आ जाएगा, अगर एफ ए डी कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली जो एफ आ जाएगा किस पे, ए पे ड्यू टू बी, वो आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जो नेट रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट एफ आर आया, ठीक है, ए किस चीज़ का रिजल्टेंट, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, उसका जो नेट रिजल्टेंट आया, तो यहाँ पे हमने ले लिया रिजल्टेंट ड्यू टू, ये कितना है, ये इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस उसकी डायरेक्शन आ जाएगी इस साइड में। तो ये वाला फॉर्मूला आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, वही वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था। इसे मान लो एफ है, थोड़ा देख लीजिए, इसे कितना जूम कर लिया एफ, क्योंकि दोनों वैल्यू में बराबर दिखाई दे रही है आपको, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है आपका 2f स्क्वायर, 2f इंटू एफ स्क्वायर और कॉस 90, इनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 90 है ना, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हो ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही आएगी, कॉस 90 हो जाता है यहाँ पे 0, कॉस 90 0 है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √2 टाइम्स एफ आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, इतना आ गया है। अब यहाँ पे जैसे आपने ये वाला कर लिया, अब यहाँ पे ए पे जो नेट फोर्स है वो है 0, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है जो एफ ए सी है और जो ये एफ आर आया है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स जो ए पे नेट रिजल्टेंट आएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज, हाँ, तो ए पे जो नेट रिजल्टेंट है 0, दैट मीन जो एफ ए सी है और एफ आर है वो आपस में क्या है, बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी एफ ए सी है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर,
ओके। और जो एफ आर है ये कितना है आपका √2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, यहाँ से जो एक क्यू है इससे एक क्यू कैंसिल आउट। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फाइनल में जो क्यू की वैल्यू आपकी आई है वो आई है क्यू की जो वैल्यू आई है वो आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना बचा है, यहाँ पे क्यू बचा है Q/2√2। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई है Q/2√2। और ये आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों आएगा ये, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन लिया है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि जो ये फोर्स था, ठीक है, यानी कि जो इस पे फोर्स लग रहा था तो ये नेगेटिव रहा होगा, तभी तो इसने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा। अरे ये पॉजिटिव रहता क्यों, तो इसको ऊपर की ओर करता। तो मैंने पहले ही एज्यूम कर दिया था, इसने अब इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप इसे ऐसे नहीं लेते, इसको रिपल करके बताते, तो भी अगर नेट रिजल्टेंट 0 आता तो क्यू ऑटोमेटिक अपना लास्ट में नेगेटिव आ जाता। बट मैंने यहाँ पे पहले एज्यूम कर लिया था कि इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने क्यू क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो जो क्यू होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, कितना हो जाएगा, -2 × 2/√2। तो जो क्यू की वैल्यू आएगी तो हम उसे अपना आप ही नेगेटिव साइन दे देंगे, क्योंकि मैंने वो एज्यूम करते हुए चला था। आप उसे एज्यूम नहीं भी करोगे तो भी वो कैलकुलेट होकर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू उसने आपको गिवन है, क्यू का वैल्यू उसने दिया है आपको, कितना गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में, हाँ √2 माइक्रोकूलम। तो क्यू की वैल्यू रख लो √2 माइक्रोकूलम। तो ये कितना है 2√2 है, तो इस √2 से √2 कैंसिल आउट, यानी कि -½ माइक्रोकूलम। ये कितना आ जाएगा, ½ माइक्रोकूलम। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 2 pieces of copper, 2 pieces of copper, each mass of 10 gram, each mass of 10 gram, each mass of 10 gram are 10 centimeter apart, are 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दूसरे से कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वन इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम इज ट्रांसफर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम्स आर ट्रांसफर्ड is transferred from one piece of copper into the other, from one piece of copper into other, how much Colombian force will act between them, यहाँ पे दिया है how much, यहाँ पे कूलम फोर्स हो रहा है, कूलम फोर्स कोलंबियन फोर्स will act between them after the transfer of electron, after the transference of electron। atomic weight of copper given है आपका, atomic weight that is given of copper, atomic weight of copper that is given 63.5 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे 1 मोल चीज दी है आपको एवोगैड्रो नंबर दैट इज गिवन 6 × 10⁻23 पर मोल। 1 मोल में इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं, ठीक है।
अब चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू भी देखी उसने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी आपको मालूम है। मतलब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट वैल्यू इज गिवन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ इसे कैसे डील करेंगे, तो पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या आपको ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है 2 पीस ऑफ कॉपर ईच मास ऑफ 10 ग्राम, 2 कॉपर के पीस दिए। अब प्रत्येक का मास कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे समझो इसे, ईच मास ऑफ 10 ग्राम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने अपार्ट है, 10 सेंटीमीटर क्या है, एक दूसरे से अपार्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम is transferred from one piece of copper into other, okay, and how much Coulombian force will act between them after the transference of electron मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद उनके बीच में कितना कूलम फोर्स अप्लाई होगा, ये हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले, वो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें यहाँ पे आपको दिया है कि एटॉमिक वेट दिया है। यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना दिया है, एटॉमिक वेट दिया है यहाँ पे कॉपर का, दैट इज 63.5 ग्राम पर मोल, ये दिया है। यानी कि 8 मोल का वेट कितना दिया है आपको, 63.5 ग्राम। तो 8 मोल में कितने एटम होते हैं, तो यहाँ पे दिया उसने एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल में है इतने, 1 मोल में कितने एटम है आपके यहाँ पे, इतने एटम है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 यहाँ पे क्या है आपके एटम है। तो ये दिया है ना, एवोगाड्रो नंबर का मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल का मतलब ये हुआ कि 1 मोल में कितने एटम है। तो 1 मोल में जो एटम है वो कितने गिवन है आपको, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम आपको क्या है, गिवन है। यहाँ पे ये जो दूसरा चीज यहाँ पे दिया है, ये दिया है 1 मोल, 1 मोल का वेट कितना दिया है, 63.5 ग्राम। तो यानी कि 1 मोल का वेट दिया है 63.5 ग्राम, यानी कि 63 ग्राम कॉपर में कितने एटम आएंगे, इतने एटम आएंगे। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा इसे कि 1 मोल का वेट कितना दे रखा है आपको, 63.5 ग्राम है, ये एटॉमिक वेट है ना, यानी कि 1 मोल का वेट अगर इतना है तो इस बात से हमने क्या यहाँ से कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाला हमने कि 63.5 ग्राम एटम का, यहाँ पे 63.5 ग्राम कॉपर हैज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। तो अब एक बात उसने और दी है यहाँ पे, आपको देखो क्या दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है कहाँ पे ये, उसने लिखा है 2 पीसेस ऑफ कॉपर ईच मास ऑफ 10 ग्राम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। चलो बात की बात है, फ्रॉम ईच अदर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम इज ट्रांसफर्ड। ये तो फ्रॉम ईच अदर के बाद है, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1000 एटम, 1000 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया एक पीस से दूसरे पीस कॉपर के पीस में। तो 1000 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, केवल ये ध्यान देना। तो अब यहाँ पे बताओ, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 1000 एटम में, ठीक है, 1000 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इतने हुए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, 1000 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर किया है। 1000 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो मुझे बताओ कि 1 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो 1 एटम से ट्रांसफर हुए होंगे 1/1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। तो अब मुझे बताना 6 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ पे कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यहाँ पे कितना गिवन है आपको, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आपको गिवन है। यहाँ से कितने, यानी कि 1 electron is transferred per 1000 atoms of a piece of a copper, hence the number of electron transferred from one piece of copper
इनटू द अदर, वन पीस ऑफ कॉपर से कितने ट्रांसफर हुए होंगे वन पीस ऑफ कॉपर से। तो वन पीस ऑफ कॉपर से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, तो 63.5 ग्राम में कितने एटम्स हैं? इतने एटम है ना पहले, तो अब इतने एटम हैं तो पहले ये निकालो कि वन एटम से कितने ट्रांसफर हुए, 1/1000। तो 6 × 10⁻23 से कितने ट्रांसफर हुए होंगे? तो बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 × 10⁻23 एटम्स से हम क्या कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1/1000 × 6 × 10⁻23, इतना यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 63.5 ग्राम में कितने एटम है? इतने एटम है, कितने हैं? इतने एटम है ना, कितने? इतने एटम है। 63.5 ग्राम में कितने एटम है? इतने एटम है। और आपसे पूछा है उसने कि यहाँ पे दिया है कि वो 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम वाले से, क्योंकि एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए हैं ना, इस वाले कॉपर से इस वाले में ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो इसका वेट कितना है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितने ट्रांसफर हुए हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर हुए हैं? इतने एटम से ट्रांसफर हुए हैं। इतने एटम से ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि जो वेट था, इतने के पास इतने एटम थे ना, 63.5 ग्राम के पास इतने एटम थे, इतने एटम से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो पहले यहाँ से निकालो 1 ग्राम से कितने ट्रांसफर हुए होंगे। तो 1 ग्राम से जो ट्रांसफर हुए हैं वो कितना हो जाएगा? 1/1000, ये कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 ग्राम से इतने ट्रांसफर हुए हैं, तो 10 ग्राम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे? तो इंटू 10 हो जाएगा, 10/1000 इंटू 6 × 10⁻23 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63.5। अब ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाली वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली दैट दिस वैल्यू विल कम 9.45। तो कितना आ जाएगा? 9.45 इंटू 10⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। अच्छा, जिसे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर से हमने यहाँ पे समझा कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ये चीज़ हुई है, देखो यहाँ पे था क्या, यहाँ पे गिवन था आपको कि 63.5 ग्राम, ये तो उसका एटॉमिक वेट दिया था। अब 1 मोल में कितने एटम हैं? 6 एवोगाड्रो नंबर से 6 × 10⁻23 एटम है। तो 63.5 ग्राम कॉपर का वेट कितना हो जाए, वो में कितने एटम हो जाएंगे? 6 × 10⁻23 एटम हो जाएंगे। तो 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम हो जाएंगे? तो आप 1 ग्राम कॉपर का भी ले सकते हो, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5। तो वहाँ पे 1 ग्राम में कितने एटम है ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1000 एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर होते हैं। 1000 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो अब मुझे बताओ 1000 एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 1 एटम से कितना होगा? बोथ साइड 1000 से डिवाइड कर दिया इतना। तो 6 × 10⁻23 एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे? तो हमने इनको इतना कर दिया, 6 × 10⁻23, बोथ साइड हमने 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने बोल रखा है 63.5 ग्राम में इतने एटम है, इतने एटम है ना, यानी कि इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 63.5 ग्राम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं। तो पहले हमने निकाला 63.5 से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो 1 ग्राम से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। तो उसने पूछा है कि 10 ग्राम से, हमने तो एक कॉपर से जो कॉपर का वेट दे रखा था यहाँ पे 10 ग्राम दिया था, तो 10 ग्राम से कितने ट्रांसफर होंगे? 1 ग्राम से इतने होते हैं, तो 10 ग्राम से बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। बट अगर उसने क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ था कि अब फोर्स बताना है, अगर इतने क्या हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फाइंड द फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद। तो अब यहाँ पे मुझे एक बार बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? इतने इलेक्ट्रॉन, ये वाली वैल्यू आई है। तो इतनों पे चार्ज कितना होगा? मतलब एक कॉपर है, उससे दूसरे वाले में ट्रांसफर हुए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यहाँ से अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसका तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो यानी कि ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 9.45 × 10⁻19।
और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 8 पे कितना हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 15.12 कूलम। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 15.12 कूलम। ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इतना चार्ज आ गया इस वाले पे कितना चार्ज आ गया 15.12। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया होगा पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया होगा पॉजिटिव। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए उतने प्रोटॉन तो उतना ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा 15.12 कूलम है। यहाँ पे भी कितना 15.12 कूलम है। और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। ये दोनों के दोनों कितने सेंटीमीटर अपार्ट है 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो इनके बीच में कूलम फोर्स कितना लग रहा होगा, तो कूलम फोर्स आप कैलकुलेट कर लोगे। फोर्स क्या होता है के है यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2। तो Q1 Q2 दोनों सेम वैल्यू है 15.12 इंटू 15.12 और डिस्टेंस उनका बीच था 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर। तो 0.1 इंटू 0.1 ये होता है ना आर स्क्वायर। तो 0.1 इंटू 0.1। तो इसे अगर आप फर्दर कैलकुलेट करो तो फर्दर कैलकुलेट करने पे यू विल फाइंड आउट कि ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 2.057 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन। इसके करीब आती है ये वाली वैल्यू। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 2.057। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.057 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन। इतना फोर्स उन दोनों चार्जों के बीच में लग रहा है। तो ये था इस पे बेस्ड क्वेश्चन।